हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ सेल साइकिल। और आज हम लोग बाकायदा आगाज़ करेंगे माइटोसिस मियोसिस का, जिस तरह से आप लोग इंट्रो में देख के आ चुके हैं। एंड बट अगेन, जिस तरह से पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने उस पूरे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक डिफरेंट कुछ किया था कि हमने खुद एक विदाउट आउट ऑफ द बुक कुछ हमने पर्सनली स्टडी किया था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस हमने किया था। तो थर्ड लेक्चर के स्टार्ट में एक छोटा सा पोर्शन है जिसमें वो तमाम चीज़ें जो शायद बुक में नहीं लिखी गई, लेकिन बुक में लिखे हुए कंटेंट को समझने के लिए ज़रूरी हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दैट। तो हमने देखा था ना कि लाइफ के तीन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेथ। ठीक है। और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों के अंदर सेल को डिवाइड करना होता है, बिकॉज ग्रो कब करेगा सेल, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कब करता है, जब उसके सेल डिवाइड करते हैं। और जब सेल डिवाइड करते हैं तो उसका साइज़ बढ़ता है, उसके फंक्शंस में इजाफा होता है, उसकी हर चीज़ में इजाफा होता है। फिर इसी तरह से जब रिप्रोड्यूस करने की बारी आती है, तब भी सेल को डिवाइड करना होता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो सेल बनाते हैं उन्हें डिवाइड करना पड़ता है, सो के नए लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकें। तो जो सेल डिवीज़न है ना, उसकी बुनियादी तौर पे आपके पास दो टाइप्स होती हैं। ठीक है। उसको हम लोग आगे जाके स्टेप वाइज कंप्लीटली डिटेल के अंदर आगे चैप्टर में स्टडी करेंगे, लेकिन कुछ फंडामेंटल डिस्कशंस हैं कि सेल डिवीज़न दो किस्म की होती है। एक को माइटोसिस कहते हैं और एक को मियोसिस कहते हैं। अच्छा, ये दोनों क्या है? ये हैं आपके पास टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, यानी कि सेल्स जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, चाहे उन्होंने ग्रोथ करनी हो या चाहे उन्होंने रिप्रोडक्शन करनी हो, बिकॉज हमें पता है कि ग्रोथ के लिए भी और रिप्रोडक्शन के लिए भी हमें सेल डिवीजन की ज़रूरत होती है। तो ये दो तरीके हैं जिससे वो सेल डिवाइड हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी एक तरीका है जिसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन बेसिकली जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और उनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, उनके जितनी भी जो है वो सेल डिवीजन होती हैं, चाहे ग्रोथ के लिए हो या चाहे रिप्रोडक्शन के लिए हो। अच्छा, मज़े की बात क्या है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ग्रोथ, ठीक है, और रिप्रोडक्शन एक ही चीज़ है। मतलब कि वो यूनिसेलुलर्स है ना, मतलब जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कुछ आर्कियोबैक्टीरिया हो, वगैरह वगैरह, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं मोस्टली दे आर यूनिसेलुलर। और अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही एक सेल पे है, तो जब वो ग्रो करेगा, ठीक है, यानी कि जब उसको डिवाइड करना होगा, तो उसकी ग्रोथ और उसकी रिप्रोडक्शन एक ही होगी। अच्छा, इसका क्या मतलब है? देखें, रिप्रोडक्शन क्या था? अपने जैसे नए बनाना, यानी कि अपने जैसे नए लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाना। और ग्रोथ क्या थी? कि अपना साइज इंक्रीज करना, यानी अपने आप को नंबर में इंक्रीज करना, अपने सेल्स को। तो अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही सेल पे मुश्तमिल है, मतलब कि वो है ही एक सेल, तो जब वो ग्रो करेगा, तो एट द सेम टाइम उसकी ग्रोथ के साथ उसकी रिप्रोडक्शन भी हो रही होगी। बिकॉज जब एक सेल जो यूनिसेलुलर है, मतलब कि जो खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब वो डिवाइड करेगा ग्रो करने के लिए, तो जब वो एक सेल दो में टूटेगा तो दो नए बनेंगे, और वो जो दो नए बन जाएंगे, वो दोनों के दोनों क्या होंगे? वो दोनों के दोनों एक डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। तो मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ होती है, याद रखिएगा। प्रोकैरियोट्स में जो हम लोगों ने कैरेक्टर देखा था, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन और डेथ, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ होती है एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, यानी कि जब वो ग्रो कर रहा होता है, एट द सेम टाइम ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी होती है। अच्छा, तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, दे मोस्टली डिवाइड विद वाया द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन, बिकॉज देखें उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है ना, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, उनके अंदर क्रोमोसोम्स नहीं बनते, इनके अंदर क्रोमोसोम्स नहीं बनते। इनके अंदर क्या होता है? इनका जीनोम बेसिकली सर्कुलर होता है, गोल सर्कल की तरह। तो वो डबल हो जाता है और वो कुछ इस तरह से बन जाता है। और एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से इनका सर्कुलर जीनोम अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो उसका जेनेटिक मटेरियल था जो कि सर्कुलर फॉर्म में था, जब इसने रेप्लिकेट किया, ठीक है, तो ये दो कॉपीज बन गई। जब ये दोनों अलग हुए और ये दोनों एक सेल में थे, ठीक है, तो क्या हुआ कि एक सेल बीच से डिवाइड हुआ, ठीक है, और दो नए सेल बन गए। बाइनरी मीन्स टू एंड फिजन्स मीन टूटना, दो सेल में टूटना। तो एक सेल था जिसके अंदर एक जीनोम था, जब उसको रेप्लिकेट किया गया तो इस प्रोसेस से होते हुए उसके दो जीनोम बने, दोनों जीनोम अलग अलग हुए और बीच से टूट के वो दो नए सेल बन गए। बाइनरी टू फिजन, टूटना, दो में टूटना,
इसमें क्रोमोसोम नहीं बने, बिकॉज क्रोमोसोम कब बनते हैं? जब जेनेटिक मटेरियल कॉम्प्लेक्स होता है, जब बहुत सारे डिफरेंट किस्म के आपके पास थ्रेड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि ह्यूमंस में कितने थे? 46 क्रोमोसोम्स थे। 46 यानी कि 46 धागे होते हैं जीनोम के, तो वो मिक्स ना हो जाए, वो यहाँ वहाँ ना हो जाए, इसलिए वो एक जगह कंडेंस हो जाते हैं ताकि उनकी डिवीजन में उनको आसानी हो। ठीक है, तो बाइनरी फ्यूजन भी इज वन ऑफ द प्रोसेस जिसकी मदद से सेल प्रोकैरियोट्स डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप बात करें यूकैरियोट्स के बारे में, तो यूकैरियोट्स में जितनी भी आपके पास सेल डिवीजन होती हैं, या तो वो माइटोसिस होगी या तो वो मियोसिस होगी। अब माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस इस किस्म की सेल डिवीजन होती है जिसमें जो पेरेंट सेल हैं, या मैं यूं कहूं कि जो डॉटर सेल्स हैं, जिसमें जो डॉटर सेल्स हैं वो सिमिलर होते हैं, सिमिलर टू पेरेंट्स, मतलब एग्जैक्ट कॉपी होती है। यानी कि इस किस्म की सेल डिवीजन जिसमें जो नए डॉटर सेल बनते हैं वो एग्जैक्टली सेम हो अपने पेरेंट्स के, यानी कि जैसा पेरेंट सेल है, जैसा उसका स्ट्रक्चर है, जैसा उसका जीनोम है, वैसा का वैसा अगर डॉटर सेल बने, तो जिस डिवीजन से वो प्रोसेस हुआ होगा उसको हम लोग माइटोसिस करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए कि जब आपको चोट लगती है ना, जब आपको चोट लगती है और जब आपके यहाँ पर जख्म हो जाता है, तो उस टाइम पे जब वहाँ पर हीलिंग हो रही होगी, तो सेल जब डिवाइड करेंगे तो क्या हील होने के बाद एग्जैक्टली स्किन वैसी हो जाती है ना जैसी आपकी चोट लगने से पहले थी? क्यों? क्योंकि जो नए सेल डिवाइड हुए, यानी कि जो जो नए सेल बने आफ्टर द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल, वो एग्जैक्टली सिमिलर थे अपने पेरेंट सेल के। सो इस किस्म की सेल डिवीजन जिसमें आपके पास जो नए बनने वाले, बिकॉज एज वी नो के आपके पास क्या होता है, एक आपके पास पेरेंट सेल होता है, ठीक है, पेरेंट सेल, यानी कि जब वो टूटता है डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है, तो ये आपके पास होती है एक सेल डिवीजन। अगर वो जो दो नए डॉटर सेल्स हैं D1 एंड D2, अगर वो एग्जैक्टली सिमिलर हो, उनका जीनोम भी, उनका सेलुलर स्ट्रक्चर भी, उनका सेल साइज भी, वॉल्यूम भी एग्जैक्टली सिमिलर हो पेरेंट्स से, तो हम ये कहेंगे कि वो माइटोसिस हुआ है। ठीक है, नॉर्मली जो ग्रोथ होती है क्या होती है? जो होती है, लेट मी टेक इट अ बिट फर्दर, जो ग्रोथ होती है वो मोस्टली आपके पास माइटोसिस हो रही होती है। यानी कि एक बच्चा फिर छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वो इतना बड़ा हो जाता है, फिर वो जवान हो जाता है, फिर वो बूढ़ा होता है। तो यानी कि वो जो ग्रोथ है वो मोस्टली माइटोसिस होती है। यानी कि जो कोई सीड ले लें आप, वो भी जब एक सीड से दरख्त बनता है तो वो उसके सेल माइटोसिस की मदद से डिवाइड कर रहे होते हैं, सो दैट के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका साइज बढ़ सके और वो ग्रो कर सके। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम माइटोसिस से आप लोग ये देखेंगे कि रिप्रोडक्शन भी हो रही होती है, क्योंकि हमें पता है कि चाहे ग्रोथ हो या फिर रिप्रोडक्शन हो, सेल्स को डिवाइड करना है। तो माइटोसिस जब होती है तो उससे ग्रोथ तो होती है, लेकिन सम केसेस के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि माइटोसिस की मदद से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बना सकता है। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जब आप एक छोटे प्लांट की कोई भी ग्रीन ब्रांच काट कर उसको पानी में रखते हैं, ठीक है, थोड़ी देर तक, तो हम लोग ये देखते हैं कि उसकी जो प्लांट के ब्रांच की बिल्कुल एंड से, जो बिल्कुल नीचे की तरफ होती है, पानी में डिप होती है, वहां से हल्की हल्की रूट्स निकलती हैं। और जब उस इमेच्योर रूटेड प्लांट को हम लोग सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर लगाते हैं और उसको प्रॉपर नरिश करते हैं, उसको सनलाइट देते हैं, उसको वाटर देते हैं, तो वो जो एक सिंगल ब्रांच थी वो एक नया प्लांट बन जाता है। यानी ये माइटोसिस ने सेल को ग्रो तो कराया, लेकिन एट द सेम टाइम उसने रिप्रोडक्शन भी कराई। कुछ केसेस के अंदर याद रखिएगा, हर केसेस के अंदर लाजमी नहीं है कि माइटोसिस आपको जो है वो रिप्रोडक्शन में मिले, लेकिन कुछ स्मॉल केसेस के अंदर माइटोसिस इज आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको जो एग्जांपल दी किसकी, प्लांट की ब्रांच की। अब इसी तरह से स्टार फिश को कहते हैं कि अगर स्टार फिश को अगर आप लेते हैं और बीच से काट के दो हिस्से करते हैं और दोनों को पानी में फेंक देते हैं, तो कुछ अरसे बाद वो जो दो टुकड़े हैं वो दोनों एक नई स्टार फिश बन जाती है। मतलब कि वो एक को जो आपने काटा था, वो जो एक एक पार्ट था, वो एक नई स्टार फिश में कन्वर्ट हो गया। तो वहां पर भी माइटोसिस ने एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया, मींस रिप्रोडक्शन की। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। अच्छा, यहां पर याद रखिएगा कि चाहे ग्रोथ हो चाहे रिप्रोडक्शन हो, जो डॉटर सेल्स होंगे वो एग्जैक्टली सिमिलर होंगे टू द पेरेंट सेल। ठीक है, नेचर में ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो बहुत आसान सी बात थी, लेकिन जो सबसे मुश्किल बात है
वो है मियोसिस। मियोसिस मियोसिस लेट मी इरेज इट अ बिट, आई थिंक इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो देखें, हम बात कर रहे थे ना रिप्रोडक्शन की। किसकी? रिप्रोडक्शन। वैसे आई थिंक ये 10th का चैप्टर होगा, लेकिन हमें मियोसिस को समझने के लिए थोड़ा रिप्रोडक्शन को देखना होगा। देखें, रिप्रोडक्शन कहते हैं एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना। बायोलॉजी के अंदर दो किस्म की रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगी, 2 टाइम्स। एक जिसको आप लोग कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। और दूसरी उसको आप लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो आपको पता है, मतलब जो वर्ड रिप्रोडक्शन है यू नो दैट कि इसका मतलब है नए लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना। लेकिन ये जो आपके पास ये जो दो नए वर्ड्स हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, अच्छा, अब यहां पर अगर आप ये दोनों वर्ड्स देखें तो इसमें कुछ आपको सिमिलैरिटी नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर भी सेक्सुअल है और यहां पर भी सेक्सुअल है, लेकिन जो चीज डिसिमिलर है वो आपके पास ये है, विच इज दिस ए। Now what does this A means? Now याद रखिएगा, this A it means absent. It means absent. यानी कि जब भी बायोलॉजी के अंदर किसी वर्ड से पहले ए आपको मिले, फॉर एग्जाम्पल ए सेक्सुअल, ए बायोजेनेसिस, तो वो ए उसका मतलब होता है एब्सेंट। और सेक्सुअल, सेक्सुअल मीन्स जेंडर्स, बोले तो मेल एंड फीमेल। ये किसका मतलब है? ये मतलब है सेक्सुअल का, जेंस जिसे कहते हैं, मर्द या औरत। ए मीन्स एब्सेंट, सेक्सुअल मीन्स जेंडर्स। यानी कि इस किस्म की रिप्रोडक्शन जिसमें किसी भी किस्म की कोई जेंडर इन्वॉल्व नहीं होती, उसको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि पेरेंट को ना हम लोग मेल कह रहे हैं ना फीमेल कह रहे हैं। इसका मतलब क्या, थोड़ी देर में समझ आता है। और ऑन द अदर हैंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट मीन्स दैट कि इस किस्म की रिप्रोडक्शन जिसमें आपके पास जेंडर्स इन्वॉल्व हो, यानी कि आपके पास दो पेरेंट्स हों, 2 पेरेंट्स, वन विल बी मेल, ठीक है, एंड द अदर वन विल बी फीमेल। लेकिन ए सेक्सुअल के केस में 2 पेरेंट्स नहीं होते, वहां सिर्फ एक पेरेंट होता है, ठीक है, और वो एग्जैक्टली अपनी कॉपी बना देता है। वो क्या करता है? मेक इट्स कॉपी। और जब वो अपनी कॉपी बनाता है तो हम ये कहते हैं कि उसने अपनी कॉपी बनाकर रिप्रोडक्शन की, अगेन से अपने जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आई नो कि इस पॉइंट पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको होगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम दें। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें आपके पास दो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जितने भी एनिमल्स को देखें वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस को देख लें, फॉर एग्जाम्पल कैटल्स को देख लें, मतलब बकरी को, गाय को, फॉरेस्ट एनिमल को देख लें, लॉयंस को, एलिफेंट्स को, ठीक है, बर्ड्स को देख लें। एवरी रिप्रोडक्शन की केस में आपके पास दो जेंडर्स होंगे, मेल और फीमेल, दोनों मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे। एंड ऑन द अदर हैंड जो आपके पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर किसी किस्म का कोई इस तरह के जेंडर्स नहीं होते, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपके पास यूकैरियोट्स के केस में होती है, अच्छा याद रखिएगा कि ये जो आपके पास टर्म्स हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स को देखें तो वहां पर एक सेल खुद ही डिवाइड होकर दो नए सेल बनाता है, यानी कि सेक्सेस नहीं है। तो क्या हुआ? अगर सेक्सेस नहीं है तो एसेक्सुअल, यानी कि ए मींस एब्सेंट, सेक्सुअल मींस जेंडर, यानी कि कोई जेंडर नहीं है तो एसेक्सुअल। तो यानी कि प्रोकैरियोट्स एसेक्सुअली डिवाइड करते हैं। हमने स्टारफिश की एग्जांपल देखी, वहां पर भी कोई जेंडर इन्वॉल्व नहीं था। हमने एक स्टारफिश को काट दिया, ठीक है, और वो जो दो पार्ट्स थे उनसे दो नई स्टारफिश बन गई, तो मतलब जेंडर वहां पर भी इन्वॉल्व नहीं है, एसेक्सुअल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक ब्रांच को काट के लगाएं तो वो एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये क्या हुआ? यानी कि जिस प्रोसेस के अंदर सेक्सेस, जेंडर्स इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है,
उस प्रोसेस वाली रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एंड ऑन द अदर हैंड जो ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें आपके पास जेंडर्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल दोनों कंट्रीब्यूट करके एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं कि वो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई वी हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाई वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब दो किस्म की रिप्रोडक्शन का मतलब मकसद क्या है, इसका फर्क क्या है, ये क्यों ऐसा है कि आपके पास कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप की ही कॉपी बनाते हैं और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मिलकर, यानी कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। लेट मी चेंज द कलर। आई नो कि इस पॉइंट पर भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी, बट थोड़ा सा अगेन मुझे टाइम दें। बिकॉज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखें, जो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट इज अ सोर्स ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि इससे किसी भी स्पीशी के जीन पूल के अंदर डाइवर्सिटी आती है। डाइवर्सिटी मींस वैरायटी, यानी कि कुछ लोग आप लोग देखेंगे वो बहुत लंबे होते हैं, कुछ लोग बहुत छोटे होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोग सफ़ेद होते हैं, कुछ लोग हेल्दी होते हैं, कुछ लोग बीमार होते हैं। तो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमंस। तो वो क्यों है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमंस? इट इज़ बिकॉज ह्यूमंस के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जेनेटिक वेराइटी है। तो बेटा जो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उससे आपकी स्पीशी के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। कैसे आती है? ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, लेकिन आई थिंक आपकी बुक में हल्का सा हिंट दिया गया। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें किसी भी किस्म की कोई जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आती, वो एग्जैक्टली सेम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी कॉपी बना देता है। हम कहते हैं उसको कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि वाई वी नीड जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसकी ज़रूरत ही क्यों है? देखें, जेनेटिक डाइवर्सिटी जब किसी भी स्पीशी में होती है तो वो उस स्पीशी को अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, एनवायरनमेंट हर वक्त चेंज होता है, कभी फूड अवेलेबल होता है, कभी नहीं होता, कभी शेल्टर होता है, कभी नहीं होता, कभी सनलाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यानी कि जब चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर अगर किसी स्पीशी के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें सिर्फ इस किस्म के प्लांट हैं जो कि अच्छी वाटर कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, और अगर वो ना हो तो वो पूरी की पूरी स्पीशी खत्म हो सकती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक ऐसी प्लांट स्पीशी है जिसके अंदर डाइवर्सिटी है, यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि अच्छी वाटर कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, और अगर वाटर कंडीशन बुरी हो तो वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड बिकॉज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी उसी प्लांट स्पीशी के अंदर कुछ उनके मेंबर्स ऐसे हैं जो कि बुरी वाटर कंडीशन के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जब वाटर कंडीशन हल्की सी खराब होगी, यानी कि जब एनवायरनमेंट में पानी कम होगा, तो जो उन पे सर्वाइव नहीं कर सकते वो तो मर जाएंगे, लेकिन कुछ मेंबर जो कि कम वाटर कंडीशन पर भी सर्वाइव कर सकते हैं वो बचे रहेंगे और वो स्पीशी एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर जाएगी। सो फॉर ब्रिंगिंग दैट जेनेटिक डाइवर्सिटी इनटू द स्पीशी हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये पता है कि किसी भी किस्म की रिप्रोडक्शन हो उसके लिए हमें सेल को डिवाइड होना पड़ेगा, दैट्स वाई वो एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब जब बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सिंपली माइटोसिस से एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकता है। लेकिन जब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि दो जेंडर्स ने इक्वली कंट्रीब्यूट करना है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बनाने में, तो देखिए हमें पता है ना कि ह्यूमंस के अंदर आपके पास कितने क्रोमोसोम्स थे? 46। या यू कैन से कि ह्यूमंस के अंदर जो जो जेनेटिक मटेरियल का कंटेंट था वो था 46। 46 क्रोमोसोम्स वर प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल ये एक ह्यूमन का सेल है और उसके न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि ये मेल है, ठीक है, ये मेल सेल है, एंड ऑन द अदर हैंड आपके पास एक फीमेल सेल है, ठीक है, उसके अंदर भी आपके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं। बिकॉज हमें पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक स्पीशी के अंदर कांस्टेंट रहते हैं। ये आपके पास क्या हुई? ये आपके पास फीमेल हो गई, फीमेल। अब जब ये दोनों सेल कंट्रीब्यूट करेंगे एक नए सेल को बनाने में, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखें तो मैं यहाँ पर एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक डॉटर सेल बनाता हूँ जिनके पेरेंट्स ये दोनों हैं, मीन्स के दीज आर द पेरेंट्स। आपके भी दो पेरेंट्स हैं ना, मामा बाबा। तो फॉर एग्जांपल ये फीमेल है यानी कि मामा, नॉट आपकी, लेकिन ये फीमेल है, और ये मेरे यानी कि बाबा। तो ये है पेरेंट्स, यानी कि ये जो है ये P1 है एंड दिस इज योर P2, ठीक है। और यहाँ पर डॉटर सेल है, डॉटर सेल, और ये कुछ इस किस्म का दिखता है कि दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज योर साइटोप्लाज्म। अच्छा, एज वी नो कि जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी
ह्यूमंस हैं उनके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। तो अगर मेल और फीमेल दोनों में 46 हैं और ये भी ह्यूमन है तो इसमें भी कितने होने चाहिए? 46। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखें, होगा ये कि ये दोनों सेल्स मिलेंगे और ये बनाएंगे, ये दोनों मिलेंगे तो ये बनाएंगे। लेकिन अगर 46 और 46 मिलते हैं यानी कि ऐड होते हैं तो कितने हो जाएंगे? 92, यानी कि नंबर डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। अगेन रिपीट करते हो, देखें, बिकॉज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि दो जेंडर्स आपके पास इन्वॉल्व है, मेल एंड फीमेल, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों सेल्स आपस में फ्यूज होते हैं और एक नया सेल बनता है, ठीक है। बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो जेंडर्स इन्वॉल्व है, इनकी फ्यूजन होगी, यानी कि ये आपस में मिलेंगे। लेकिन जब ये आपस में मिलेंगे तो एज वी कैन सी कि यहाँ पर इसके पास यानी कि फीमेल के पास 46 है, मेल के पास भी 46 है। तो जब एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म इनके मिलने के बाद बनेगा उसके अंदर कितने होंगे? 92। लेकिन हमें पता है कि जितने भी एनिमल्स बनते हैं, जितने भी ह्यूमंस बनते हैं, उन सब में कितने होते हैं? 46। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी कि हम इन दोनों सेल की करवाएंगे मियोसिस। क्या कराएंगे? मियोसिस। मियोसिस में जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल वो हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल हाफ। और उसमें एक और चीज होती है कि एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में टूटता है, 4 डॉटर सेल। यानी कि जब हम इसकी मियोसिस करेंगे तो इससे भी 4 बनेंगे, और जब हम इसकी मियोसिस करेंगे तो इससे भी 4 बनेंगे, और उन हर एक में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो हाफ हाफ होंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस। और जो 4 बनेंगे वो ऐसा नहीं कि एक सेल डायरेक्ट 4 में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। पहले होगा कि जो एक सेल है वो होगा 2 में डिवाइड, ठीक है, 2 आई शुड से डी आई डॉटर सेल्स, ठीक है, यानी कि एक पेरेंट सेल 2 डी आई में कन्वर्ट हुआ। अब डी आई क्या है? डी मीन्स डॉटर और आई मीन्स इनिशियल, मतलब कि इनिशियल डॉटर सेल। और फिर जो वो 2 डी आई सेल्स हैं उनमें से हर एक अगेन 2 में डिवाइड होगा और उन 2 से 4 बन जाएंगे। तो क्या होगा, ये जो एक सेल है यानी कि जो आपके पास मेल सेल है वो पहले 2 में डिवाइड होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज द न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस आ गए और ये इनके इर्द गिर्द इनका साइटोप्लाज्म, ठीक है। और याद रखिएगा कि लेट मी जूम इट, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होंगे इस पॉइंट पे, और इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम। लेकिन जब ये दोनों सेल अगेन डिवाइड होंगे 4 सेल में तो ये जो 46 क्रोमोसोम हैं ये 23 के पेयर में टूट जाएंगे, यानी कि जो नए सेल बनेंगे उनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स। ये न्यूक्लियस आ गया और ये इसका साइटोप्लाज्म आ गया। एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पर भी 23 और ये इसका, और फिर इसी तरह से ये भी 23, ये भी 23, और जो नेक्स्ट 23 का हाफ था वो इस सेकेंड न्यू सेल में आ जाएगा। तो देखें ये जो था, लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको ज़रा बेहतर विजुअलाइज हो। तो इस सेल से पहले ये 2 सेल बने, ठीक है, और इन दोनों से फिर फर्दर 2 नए सेल बने, यानी कि दिस मेक्स इनटू दिस और दिस आल्सो मेक्स इनटू दिस, और दिस इससे बना ये और इससे बना ये। यानी कि जो आपके पास पेरेंट सेल थे वो पहले 2 में कन्वर्ट हुए और उनके अंदर क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहे, ठीक है। हुआ क्या था कि इसके अंदर कॉपी हो रखी थी, एज वी नो की कॉपी हो जाती है ना, एज वी नो के जो आपके पास जेनेटिक मटेरियल है यानी कि जो क्रोमोसोम्स थे वो नॉर्मल फॉर्म होती है ये इस तरह की, लेकिन जब कॉपी हो जाती है तो वो कुछ इस तरह के नजर आते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या हुआ, इस वाले स्टेज में, कि उसकी जो कॉपी थी वो हो गई हाफ। वो क्या हो गई? वो हो गई हाफ यहाँ बीच से, यानी कि आधा यहाँ चला गया, आधा यहाँ चला गया। लेकिन नेक्स्ट में क्या हुआ कि वो जो 46 क्रोमोसोम थे उनमें से आधे, यानी कि इस किस्म के 46 थे, कितने थे? 46, ठीक है पहले।
तो इस स्टेज में क्या हुआ कि 46 क्रोमोसोम इसके पास आए, हाफ कैसे, ऐसे, यानी इस किस्म के 46 इसके पास भी थे, इसके पास भी थे। लेकिन जब ये वाली डिवीजन हुई, ठीक है, तो इन 46 में से 23 यहां आ गए, ऐसे वाले, और 23 यहां आ गए। और इसी तरह से इस तरफ भी ऐसा हुआ कि जो 46 थे उनमें से 23 यहां आ गए और 23 यहां आ गए। इसी तरह से फीमेल में भी हुआ, यानी कि इस वाले जेंडर में भी ऐसा हुआ, और अगेन एक इस तरह का सेल बना। लेट मी चेंज द कलर। आई नो थोड़ा सा अगेन थोड़ा सा बहुत डीप हो रहा है, बट आई नो यू लाइक दैट। यानी कि ये इसका न्यूक्लियस आ गया, ये आ गया इसका साइटोप्लाज्म। सो इसमें भी कितने 23 क्रोमोसोम। ये जो दो फाइनल सेल्स हैं, यानी कि एक सेल जब 4 में टूटा तो यानी कि ये 1 2 3 4, इसी तरह से ये भी 4 में टूटेगा, जिनमें से एक ये है, ठीक है। अच्छा, यहां पर भी इस केस में मतलब इधर भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा यहां मेल के केस में हुआ। तो जब इनके 4 डॉटर सेल में से, यानी कि दोनों के 4th, यानी कि जो 4 नए डॉटर सेल बने, उनमें से जो 2 मिलेंगे आपस में, ठीक है, तो बनेगा डॉटर सेल, और उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 46। तो बेटा ये जो प्रोसेस है ये आपके पास मियोसिस है। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जो पेरेंट सेल था, यानी कि ये जो प्रोसेस है, ये मिलने का प्रोसेस नहीं, ये यहां तक का प्रोसेस, ये यहां तक का प्रोसेस। यहां पर जो भी आप लोग देख रहे हैं कि एक जो पेरेंट सेल था वो 4 में डिवाइड हुआ, और जो 4 नए सेल बने, ठीक है, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो हाफ हो गया। एक पेरेंट सेल 4 में डिवाइड हुआ और जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ, हाफ हो गया। देखे ना 46 थे, ठीक है, 46 से आधा कितना होता है 23। ये जो पेरेंट सेल है, ये 4 सेल्स इसके क्या हैं, डॉटर सेल्स, और उसके जेनेटिक मटेरियल हाफ हो गया 46 से 23। तो क्या हुआ, ये प्रोसेस कहलाएगा बेटा कि दिस इज योर व्हाट, मियोसिस। वेट अ सेकेंड, थोड़ा यहाँ पर रुक जाइए। मैं यहाँ पर ये वीडियो ज़रा सी पॉज कर रहा हूँ, बिकॉज ड्यूरिंग द एडिटिंग प्रोसेस मुझे ये पता लगा कि कुछ मैंने यहाँ पर हल्की सी मिस्टेक कर दी। देखें, ड्यूरिंग द प्रोसेस मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना, कि मियोसिस में पहले होता है कि जो आपके पास मेन पेरेंट सेल है वो पहले 46 क्रोमोसोम्स की जो कॉपीज होती हैं, ठीक है, उनमें डिवाइड होता है। और फिर जो सेकंड डिवीजन होती है, यानी 2 सेल जब 4 में डिवाइड होते हैं, तब वो जो जब 4 में डिवाइड होते हैं तो उसमें 46 के 2 पेयर बन जाते हैं, 23 और 23। और इसी तरह से फाइनल जो आपके पास रिजल्टिंग सेल्स होते हैं वो 23 और 23 होते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। व्हाट हैपेंस इज, पहले जो आपके पास 46 क्रोमोसोम जो कि डुप्लीकेटेड होते हैं, इनिशियली होता ये है कि इनिशियली वो 23 के पेयर में कॉपीड क्रोमोसोम, याद रखिएगा, कॉपी क्रोमोसोम, ऐसा नहीं कि वो सिंगल क्रोमोसोम, मतलब वो एक्स शेप वाले क्रोमोसोम। बिकॉज एज वी हैव सीन इन द माइटोसिस ना, जब डीएनए डबल होता है, यानी कि जब क्रोमोसोम सिंगल से डबल यानी कि एक्स फॉर्म में आते हैं, तो माइटोसिस में वो सिर्फ वो एक दूसरे से अलग होके 46 एक सेल में चले जाते हैं और 46 दूसरे सेल में चले जाते हैं। लेकिन मियोसिस के अंदर पहले क्या होता है कि वो जो कॉपीड क्रोमोसोम है, पहले वो 23 के पेयर में अलग होते हैं, और फिर जो दूसरी वाली डिवीजन होती है जिसको मियोसिस 2 भी कहते हैं, उसके अंदर जो आपके पास 23 कॉपीड क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि जो एक्स शेप में होते हैं, वो एक्स शेप टूटकर वो एक क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम बनाते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो 23 क्रोमोसोम वाला सेल जब डिवाइड करता है, तो जब कॉपी टूटती है तो एक कॉपी जो है वो एक सेल में जाती है और दूसरी कॉपी दूसरे सेल में जाती है, और इस तरह से जो फाइनल रिजल्टिंग सेल आपके पास बनता है उसके अंदर आपको 23 क्रोमोसोम सिंगल मिलते हैं, याद रखिएगा। सो पहली वाली जो आपके पास डिवीजन होती है वो रिडक्शन डिवीजन होती है, और जो दूसरी वाली आपके पास डिवीजन होती है उसमें जस्ट जो आपके पास डुप्लीकेटेड डीएनए है वो आपस में से सेपरेट होता है और अपने रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस के अंदर जाता है और रिजल्ट करता है 4 ऐसे डॉटर सेल्स जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो पेरेंट से हाफ होता है। सो दैट वाज द कंफ्यूजन जो कि ड्यूरिंग द लेक्चर मुझे हो गई थी, बट हियर आई हैव करेक्टेड यू। सो लेट्स जंप बैक अगेन टू द लेक्चर्स। समझे? आई नो थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन मैंने आपको कुछ अज्यूम करवाने की कोशिश की, बट आई होप सो कि थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि माइटोसिस क्या होती है, विच इज जस्ट के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कॉपी कर दिया जाए, यानी कि एक सेल की एग्जैक्ट कॉपी बना दी जाए। और माइटोसिस का एक और फीचर भी है कि एक पेरेंट सेल 2 में डिवाइड होता है, ठीक है। लेकिन मियोसिस में ऐसा होता है कि जो पेरेंट सेल है वो 4 में डिवाइड होता है और जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, वो हाफ हो जाता है।
ताकि उन पेरेंट सेल के डॉटर सेल के मिलने के बाद जो एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बने वो आपके पास वैसा ही हो, मतलब उसमें उतना ही जेनेटिक मटेरियल हो जितना कि पेरेंट सेल में है, ताकि उस स्पीशी के अंदर जेनेटिक मटेरियल कंजर्व्ड रह सके। और याद रखिएगा कि जो मियोसिस है इट ओनली हैपेंस व्हेन वी हैव टू रिप्रोड्यूस, यानी कि जब रिप्रोडक्शन होनी होती है खाली उस वक्त ही आपको मियोसिस देखने को मिलती है। लेकिन जो माइटोसिस है वो आपको ग्रोथ में भी नजर आएगी और वो आपको रिप्रोडक्शन में भी नजर आएगी जब एसेक्सुअली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोड्यूस करना होगा। बट व्हेन इट कम्स टू मियोसिस इट ओनली हैपेंस व्हेन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा हो। फॉर एग्जांपल एनिमल्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, ऑफ कोर्स ह्यूमंस के अंदर भी ऐसा ही होता है। ह्यूमंस के अंदर भी मेल में जो उसके मेल सेल्स होते हैं, ठीक है, वो भी इस तरह से जो है वो डिवाइड हो जाते हैं मियोसिस की मदद से, और उसके फीमेल सेल भी ऐसे होते हैं, ठीक है। और जब ये मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं तो एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है जिनका जेनेटिक मटेरियल उतना ही होता है जितना कि उन दोनों पेरेंट्स का होता है। और एक और बात जाते जाते, मतलब कि इस टॉपिक में जाते जाते, कि यहाँ पर आपके पास ये जो दो नए सेल बने हैं, वेट अ सेकेंड, सॉरी, ये जो 4 नए सेल बने हैं, ठीक है, इनमें से हर एक सेल को हम लोग, ये जो नए डॉटर सेल्स हैं, इनको हम लोग एक नाम देते हैं कि दीज आर अवर गैमीट्स। गैमीट्स यानी कि इनमें से हर एक सेल जो है इसका नाम है गैमीट, यानी कि जो 4 डॉटर सेल्स हैं 1 2 3 4 ऑफ देम, ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड एज गैमीट। वो सेल गैमीट की डेफिनेशन है जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल वो हाफ होता है किससे, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल से। फॉर एग्जांपल ह्यूमन का नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23, मतलब कि हाफ है। यानी कि इस तरह के सेल जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल हाफ ऑफ पेरेंट सेल होता है, उस किस्म के सेल्स को आप भैया कहते हैं कि वो गैमीट्स हैं। ये मेल गैमीट्स हैं, ठीक है, वेट अ सेकेंड, बिकॉज ये मेल से आए हैं, और जो यहाँ से बनेंगे फीमेल से वो फीमेल गैमीट्स होंगे। और जब मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे तो एक नया सेल, एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। और जिस तरह से जो यानी कि मेल सेल की मियोसिस और फीमेल सेल की मियोसिस के बाद जो नए सेल्स बनते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल से हाफ होता है, उसको गैमीट्स कहते हैं। तो 2 गैमीट्स के, ये देखें, ये भी गैमीट है, मतलब कि ये 4 भी गैमीट है, और यहाँ से जो 4 बनेंगे वो भी गैमीट है, मतलब कि ये भी गैमीट है, इनको भी गैमीट कहेंगे। बिकॉज इसमें भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, हाफ है ऑफ द पेरेंट सेल, ठीक है। ये फीमेल गैमीट है और ये मेल गैमीट है। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिलने के बाद एक सेल बनता है उसको कहते हैं जायगोट, 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 जायगोट। और इस प्रोसेस को जिसमें मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं और जायगोट बनता है, इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। एंड चूंकि यहां पर 2 जेंडर्स इन्वॉल्व हैं तो कौन सी रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो यार दैट वाज इट विद दिस डिस्कशन। सो भाई ये प्रॉपर डिस्कशन कहते हैं ऑन माइटोसिस ऑन द बुक, लेट्स टॉक अबाउट इट।